बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन विशेष चहल पहल थी। पंडित राघवान नाम का एक नया विद्वान दरबार में आमंत्रित किया गया था। कहा जाता था कि उसने 7 भाषाओं में शास्त्रों का अध्ययन किया है, तर्क में कोई उसे हरा नहीं सकता और ज्ञान के मामले में वह स्वयं चाणक्य का पुनर्जन्म है। दरबार में जैसे ही वह पंडित आया, उसके वस्त्र चमक रहे थे, सिर पर रत्नों से जड़ा साफा था और उसकी नाक अकड़ में 7वें आसमान पर। बीरबल मुस्कराया क्योंकि उसे घमंड की गंध साफ महसूस हो रही थी। पंडित ने आते ही झुककर सलाम किया और अकबर से बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में ज्ञान की गंगा बहाने आया हूं। जो कोई चाहे मुझसे प्रश्न पूछ सकता है, मैं सभी का समाधान दूंगा। बीरबल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। पंडित जी, क्या आपने गधों पर भी अध्ययन किया है? सारे दरबारी हंस पड़े। पंडित थोड़ा झेंपा, फिर बोला, गधे? अरे बीरबल जी, वह तो तुच्छ जीव है। मैं तो शास्त्रों और वेदांत में पारंगत हूं। गधों में क्या ज्ञान है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि कभी कभी गधे भी गुरुओं से ज्यादा सिखा जाते हैं। अकबर हंस पड़े, लेकिन पंडित को यह बात चुभ गई। पंडित ने तर्कों की झड़ी लगा दी। हर बात में संस्कृत के भारी भरकम श्लोक, व्याकरण की जटिलताएं और ऐसी भाषा की दरबारियों के सिर चकरा जाएं। लेकिन बीरबल शांत रहा। अंततः अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम पंडित जी से कोई प्रश्न नहीं करोगे? या तुम भी उनके ज्ञान से अभिभूत हो गए? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, मुझे तो डर है कि कहीं पंडित जी मेरे प्रश्न का उत्तर न दे पाए और फिर कहें कि प्रश्न ही मूर्खता से भरा था। पंडित तपाक से बोला, प्रश्न तो प्रश्न होता है, मूर्ख हो या बुद्धिमान का मैं उत्तर दे सकता हूं। पूछिए। बीरबल ने कहा, मान लीजिए एक गधा आपके आश्रम में आ गया और वहां का सबसे होशियार शिष्य बन गया, तो क्या आप उसे विद्यावाचस्पति की उपाधि देंगे? सारे दरबार में ठहाका गूंजा। पंडित बौखला गया। यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है? बीरबल बोला, आपने ही तो कहा कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह प्रश्न मूर्ख है या आप उत्तर देने में असमर्थ हैं? अकबर मुस्कराए और पंडित खिसियाकर बोला, गधा चाहे जितना भी सीखे, गधा ही रहेगा। उसे विद्यावाचस्पति बनाना मूर्खता है। बीरबल बोला, तो फिर किसी को उपाधि देने से पहले देखना चाहिए कि वह सच में समझदार है या बस रटना जानता है। क्योंकि कई बार मनुष्य के रूप में गधे मिलते हैं और कई बार गधों से भी ज्यादा अक्लमंद प्राणी बन जाते हैं। बीरबल ने पंडित की मूर्खता को उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद अकबर ने घोषणा की, दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता होगी, गधा ज्ञान प्रतियोगिता। सभी चौंक गए। गधा ज्ञान? अकबर ने कहा, जो भी गधों के व्यवहार, मनोविज्ञान और तर्क शक्ति पर सबसे अच्छा भाषण देगा, उसे विशेष इनाम मिलेगा। पंडित राघवान तुरंत खड़ा हुआ। मैं तैयार हूं। ज्ञान किसी भी रूप में हो, मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, बस अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रतियोगिता के दिन मंच सजाया गया, गधे की एक मूर्ति लगाई गई और पंडित को बुलाया गया। पंडित ने आरंभ किया, गधा एक ऐसा प्राणी है जिसे समाज ने तुच्छ समझा है, परंतु यदि हम उसकी धैर्यता, श्रमशीलता और सहन शक्ति को देखें तो वह आदर्श शिष्य है। बीरबल मुस्कराता रहा। पंडित आगे बोला, मैं तो कहूंगा, गधे में 3 गुण ऐसे हैं जो किसी भी गुरु में होने चाहिए। 1, वह कभी शिकायत नहीं करता। 2, वह हमेशा काम में जुटा रहता है।
3 और सबसे बड़ा, वह मूर्खों को ढोता है। सारे दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी, आपकी बातों से यह सिद्ध हुआ कि आप तो गधों को भी शिक्षा दे सकते हैं, यानी आप गधे के भी गुरु हुए। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बातों में वो नोक है जो तलवार में नहीं। पंडित बौखला गया। मुझे अपमानित किया जा रहा है। बीरबल शांति से बोला, पंडित जी, आप स्वयं अपने ही तर्कों में उलझ गए। ज्ञान केवल दिखाने के लिए नहीं होता, समझने के लिए होता है। गधा अगर ज्ञान का प्रतीक हो जाए तो उसकी मूर्खता नहीं, हमारी मूर्खता सिद्ध होती है। दरबार में पंडित की बातों को लेकर 2 दिन तक चर्चा होती रही, लेकिन अंततः अकबर ने बीरबल से कहा, इस पंडित की अकड़ तो तुमने एक सवाल से निकाल दी, लेकिन ये बताओ असली पंडित कौन है? बीरबल बोला, जहांपनाह, असली पंडित वह है जो अपने ज्ञान से दूसरों को बड़ा बनाए, न कि खुद को ऊंचा दिखाए। जो खुद को ज्ञानी कहे वह अक्सर भ्रम में होता है। जो चुपचाप दूसरों को समझाए वह असली गुरु होता है। अकबर ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप विद्वान हैं, पर घमंड ने आपके ज्ञान को ढक लिया है। बीरबल से सीखिए, बातों की गहराई दिखाने की नहीं, निभाने की होती है। पंडित झुक गया और दरबार छोड़ गया। उसके रत्नजड़ित साफे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। बीरबल ने कुछ ही दिनों बाद एक सभा बुलाई, जिसमें आम नागरिकों को बुलाया गया। उसने मंच पर एक गधा लाकर खड़ा किया और कहा, ये गधा है। हम इसे मूर्ख समझते हैं, लेकिन यह ईमानदार है, मेहनती है और कभी घमंड नहीं करता। इंसान अगर इतना भी सीख जाए तो समाज बदल सकता है। लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल ने अंत में कहा, जो स्वयं को बड़ा कहे वह अक्सर गधे से भी नीचे होता है, और जो विनम्र रहे वह गधे का भी गुरु हो सकता है। लेकिन याद रखना, ज्ञान का गुरूर सबसे बड़ी मूर्खता है। सीख। कहानी का व्यंग्य यही है, झूठा ज्ञान और उसका प्रदर्शन व्यक्ति को असल मूर्ख बनाता है। गधे का प्रतीक यहाँ एक दर्पण है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी असलियत देख सकता है। बीरबल ने न केवल पंडित की मूर्खता उजागर की, बल्कि समाज को यह भी बताया कि असली पंडित वही है जो विनम्र हो और खुद को कभी ज्ञानी घोषित न करे। कहानी 2। बादशाह अकबर का दरबार केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व भर में अपनी न्यायप्रियता और विद्वत्ता के लिए विख्यात था। जहां दुनिया भर के दूत और विद्वान आते थे, वहां बीरबल जैसे चतुर मंत्री की उपस्थिति दरबार की शोभा को 4 चांद लगा देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक विदेशी राजदूत ने बीरबल की चतुराई को चुनौती दे दी, और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया। चमकते सूरज की किरणें आगरा किले की दीवारों को सोने की तरह चमका रही थीं। मुगल दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था और बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर आसीन थे। तभी शाही द्वार से एक भव्य जुलूस अंदर आया। हुजूर, यूनान से एक विशेष राजदूत पधारे हैं, वजीर आजम ने ऐलान किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। यूनानी राजदूत लंबे, गोरे, घुंघराले बालों वाले और अत्यधिक घमंडी व्यक्तित्व के थे। उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया और फिर धीरे धीरे दरबार की ओर देखा, जैसे किसी जंग के मैदान का मुआयना कर रहे हों। मुझे सुना है कि आपके दरबार में एक अत्यंत चतुर व्यक्ति है, बीरबल, राजदूत ने अकबर से कहा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बीरबल मेरे सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री हैं। राजदूत ने हल्के तंज में कहा, मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। यदि बीरबल ने उत्तर न दिया तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि मुगल दरबार की ख्याति सिर्फ कहानियों तक सीमित है।
अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, जरूर, आप प्रश्न पूछिए। राजदूत ने घोड़े की लगाम की तरह अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बीरबल, बताओ, कौन सी चीज ऐसी है जो बिना कुछ कहे भी सबसे ज्यादा बोलती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महोदय, वह है आंख। वह रोए बिना दुख कह देती है, हंसे बिना खुशी जता देती है, और कभी कभी सिर्फ एक नजर पूरी कहानी कह जाती है। राजदूत थोड़े चौंके, लेकिन मुस्कुराए। बीरबल, बताओ, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर खुद सवाल में छिपा होता है, फिर भी लोग उसे समझ नहीं पाते? बीरबल मुस्कराए और बोले, महोदय, ऐसा सवाल है, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर सवाल में ही छिपा है, मैं। लेकिन इंसान सारी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहता है, कभी धर्म में, कभी विज्ञान में, कभी दूसरों की नजरों में। पर जो खुद को जान ले, वही इस सवाल का सही उत्तर दे पाता है। दरबार में हल्की मुस्कानें फैल गईं। राजदूत थोड़ा चौंका, लेकिन बीरबल की गहराई पर चुप हो गया। यदि मैं एक थाली में सूर्य, चंद्रमा, सितारे और आकाश सब लेकर आ जाऊं, तो क्या तुम उसे पहचान सकोगे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जी हाँ, वह थाली है एक आईना। उसमें सूर्य भी, चांद भी, तारे भी, और पूरा आकाश भी दिखाई देता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। राजदूत का चेहरा कुछ उतरा। राजदूत ने महसूस किया कि बीरबल के उत्तर सरल लेकिन गहरे हैं। उसने अब एक मानसिक परीक्षा देने की ठानी। अगर मैं कहूं कि सच झूठ से सुंदर होता है, तो क्या झूठ कभी सम्मानित हो सकता है? बीरबल बोले, झूठ तब तक सम्मानित होता है जब तक कि सच उसे उजागर न कर दे। पर सच को अक्सर वह सम्मान देर से मिलता है जो झूठ को तुरंत मिल जाता है। परंतु समय का आईना सब दिखा देता है। कोई ऐसा उदाहरण दो जहां एक मूर्ख ने राजा को जीत लिया हो। बीरबल बोले, हर बार जब कोई राजा गुस्से में आकर अपने मंत्री को दंड दे देता है, तब वह मूर्खता जीत जाती है। क्रोध में निर्णय करना मूर्खता की सबसे बड़ी विजय होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर आंखों से प्रशंसा जताई। अब राजदूत पूरी तरह गंभीर हो गया। वह जानता था कि बीरबल की बुद्धि को हराना आसान नहीं। अंतिम प्रश्न उसने बड़े गर्व से पूछा, बीरबल, बताओ, क्या तुम मेरी तरह विदेशी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जान सकते हो? यदि नहीं, तो क्या तुम्हारी चतुराई सीमित नहीं है? बीरबल अब मुस्कुराए नहीं। उन्होंने सिर झुकाया और गहरी आवाज में बोले, महोदय, चतुराई का दायरा भाषा या परंपरा से नहीं, समझ से मापा जाता है। जैसे फूल किसी भी मिट्टी में खिल सकता है, वैसे ही बुद्धि किसी भी भाषा में बोल सकती है। आप विदेशी हैं, इसलिए आप अलग लगते हैं, पर हम सब इंसान हैं, यही सच्ची पहचान है। और जहां समझ है, वहां सीमा नहीं होती। राजदूत पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में सम्मान झलकने लगा। राजदूत धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, मैं हार गया, लेकिन यह हार मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने बहुत से दरबार देखे, लेकिन यहाँ जैसी बुद्धि, विनम्रता और मानवता कहीं नहीं देखी। आप सच्चे राजमंत्री हैं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने केवल मेरे दरबार की नहीं, मेरे देश की भी गरिमा को बचाया है। राजदूत ने बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण भी दिया और कहा, यदि तुम कभी यूनान आओ तो मेरी तरफ से आदर सहित आमंत्रण है, तुम्हारा सम्मान वहां भी होगा। अकबर ने अंत में घोषणा की, बीरबल की यह हाजिर जवाबी केवल चतुराई नहीं, यह हमारी संस्कृति की गहराई है।
हमें गर्व है कि हमारे पास बीरबल जैसा रत्न है। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गर्व नहीं, विनम्रता थी। सीख। बुद्धि और वाक्चातुर्य केवल शब्दों की बाजीगरी नहीं होती, बल्कि वह होती है जिसमें सामने वाले के दिल तक पहुंचा जाए। बीरबल ने यह साबित किया कि असली हाजिर जवाबी वही है जिसमें तर्क, करुणा और मानवीय दृष्टिकोण हो। कहानी 3। आगरा के किले में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था और बादशाह अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं से जगमगा रहा था। लेकिन आज दरबार में एक बाहरी मेहमान की उपस्थिति ने एक अजीब सी गंभीरता और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना दिया था। यह मेहमान थे विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य विद्याधर। आचार्य विद्याधर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्कशास्त्र में निपुणता के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। वह मुगल दरबार की ख्याति सुनकर आए थे, लेकिन उनके मन में एक छिपा हुआ उद्देश्य था, यह साबित करना कि उनकी विद्वता अकबर के नवरत्नों, विशेषकर बीरबल से कहीं बढ़कर है। आचार्य ने अपने आगमन के बाद से ही अपनी बातों में बड़ी चतुराई से बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था। वह हर चर्चा में ऐसे जटिल संस्कृत श्लोक और तर्कों का जाल बिछाते कि बड़े बड़े दरबारी उलझ जाते। अकबर, जो स्वयं ज्ञान के पारखी थे, आचार्य की विद्वता से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि आचार्य का असली निशाना बीरबल हैं। एक दिन भरी सभा में आचार्य विद्याधर ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने आपके दरबार और आपके प्रिय वजीर बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुनी हैं। मैं मानता हूं कि वह अत्यंत चतुर हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता केवल हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि असंभव को संभव करने में है। यदि आप अनुमति दें, तो मैं बीरबल जी के समक्ष 3 साधारण सी शर्तें रखना चाहूंगा। यदि वह इन्हें पूरा कर दें, तो मैं मान लूंगा कि मुगल सल्तनत का यह नवरत्न वास्तव में दुनिया का सबसे चमकीला हीरा है। अकबर, जो हमेशा अपनी सल्तनत और अपने नवरत्नों का मान बढ़ाना चाहते थे, इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। उन्हें बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही इसका अंदेशा हो। अकबर ने कहा, आचार्य, आपकी शर्तें प्रस्तुत की जाएं। हमें विश्वास है कि बीरबल आपको निराश नहीं करेंगे। आचार्य विद्याधर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी 3 शर्तें रखीं, और हर शर्त के साथ दरबार में सन्नाटा गहराता गया। पहली शर्त, आपको इस पूरे दीवानैकास को एक ऐसी चीज से भरना होगा जो दिखाई दे, महसूस हो, लेकिन जगह बिल्कुल न घेरे। दूसरी शर्त, आपको दुनिया की सबसे कीमती और साथ ही दुनिया की सबसे बेकार चीज एक साथ लाकर दिखानी होगी। तीसरी शर्त, नया संस्करण, आपको एक ऐसा काम करके दिखाना होगा जो करते समय न तो आप जमीन पर हो, न आसमान में, और न ही किसी वाहन या जीव की पीठ पर। शर्तें सुनकर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। पहली 2 शर्तें पहले ही बहुत कठिन थीं, लेकिन तीसरी शर्त तो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे रही थी। कोई इंसान एक ही समय में जमीन और आसमान के बीच में कैसे हो सकता है, बिना किसी सहारे के? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, बीरबल, यह परीक्षा कठिन है। तुम्हारे पास इन 3 शर्तों को पूरा करने के लिए केवल 3 दिन का समय है। यदि तुम असफल हुए, तो यह न केवल तुम्हारी, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा का सवाल होगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। पहला दिन, पहली शर्त का समाधान। पहले दिन दरबार में कौतूहल का माहौल था।
हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल उस विशाल दीवानेकास को बिना जगह घेरे कैसे भरेंगे। आचार्य विद्याधर अपने आसन पर गर्व से बैठे थे, जैसे वह बीरबल की हार का तमाशा देखने आए हों। शाम ढलने लगी थी। बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ खाली थे। दरबारियों ने सोचा, शायद बीरबल ने हार मान ली है। आचार्य ने ताना कसते हुए कहा, क्यों बीरबल जी, क्या आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली? मैंने तो पहले ही कहा था, यह असंभव है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, दीवाने-कास के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और सारे दिए और शमादान बुझा दो। देखते ही देखते उस भव्य हॉल में घना अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि किसी को अपना हाथ तक नहीं सूझ रहा था। दरबार में एक रहस्यमयी चुप्पी पसर गई। तभी बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा मिट्टी का दिया और एक मोमबत्ती निकाली। उन्होंने दिए में तेल डाला, बाती रखी और उसे जला दिया। एक छोटी सी लौ जली और उसका कोमल सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे पूरे हॉल में फैलने लगा। अंधेरे के हर कोने में रोशनी पहुंच गई। वह विशाल हॉल, जो कुछ पल पहले अंधकार से भरा था, अब प्रकाश से जगमगा रहा था। बीरबल ने आचार्य विद्याधर की ओर मुड़कर कहा, आचार्य जी, यह रही आपकी पहली शर्त का जवाब। यह प्रकाश है। यह इस पूरे हॉल में भरा हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, इसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसने 1 इंच भी जगह नहीं घेरी है। जहां यह है, वहीं हवा भी है, और वहीं आप और हम भी मौजूद हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर वाह-वाह कर उठा। प्रकाश वास्तव में एक ऐसी चीज थी जो हर जगह होती है, पर कोई जगह नहीं घेरती। आचार्य विद्याधर का चेहरा उतर गया। वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतनी सरल सी चीज इस जटिल पहेली का उत्तर हो सकती है, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाए। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। दूसरा दिन, दूसरी शर्त का समाधान। अगले दिन दरबार में और भी ज्यादा भीड़ थी। पहली शर्त पूरी होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थीं। आज बीरबल को दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बेकार चीज एक साथ प्रस्तुत करनी थी। यह शर्त और भी विरोधाभासी थी। जो चीज सबसे कीमती हो, वह बेकार कैसे हो सकती है? बीरबल दरबार में आए। इस बार भी उनके हाथ खाली थे। आचार्य विद्याधर ने फिर से व्यंग्य किया, लगता है आज भी आप खाली हाथ आए हैं, बीरबल जी। क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद भी है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ आचार्य जी, ऐसी चीज मौजूद है, और वह हम सबके पास है। यह कहकर बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक बूढ़े फटेहाल आदमी को लेकर आया। उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। फिर बीरबल ने दूसरे सेवक को इशारा किया, जो एक अमीर घमंडी नौजवान को लेकर आया, जो कीमती पोशाक पहने हुए था। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आप अपने जीवन के अनुभव से इस नौजवान को कोई ऐसी सलाह दीजिए जो इसका जीवन बदल दे। बूढ़े आदमी ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से कहा, बेटा, धन और यौवन हमेशा साथ नहीं रहते। अपनी दौलत का घमंड मत करो। इसे ज्ञान अर्जित करने, गरीबों की मदद करने और विनम्रता सीखने में लगाओ। सच्चा धन चरित्र होता है, सोना चांदी नहीं। यह सलाह सुनकर दरबारियों ने सिर हिलाया। यह वास्तव में एक कीमती सलाह थी। लेकिन उस अमीर नौजवान ने तिरस्कार से मुंह बनाया और कहा, अरे बूढ़े, अपनी यह बकवास अपने पास रखो। मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हारी जैसी 10 पीढ़ियों को खरीद सकता हूं। मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह मुंह फेरकर खड़ा हो गया। अब बीरबल, आचार्य और अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, बीरबल ने कहा,
यह रही दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बेकार चीज, सलाह, उपदेश। उन्होंने समझाया, जब यह सलाह किसी बुद्धिमान या जरूरतमंद व्यक्ति को दी जाती है जो इसे सुनकर अपने जीवन में उतार ले, तो यह दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाती है। यह किसी का जीवन बदल सकती है, उसे बर्बादी से बचा सकती है। लेकिन यही सलाह जब किसी मूर्ख या घमंडी व्यक्ति को दी जाती है जो इसे सुनने को तैयार नहीं, तो यह दुनिया की सबसे बेकार चीज बन जाती है। उसके लिए इसका मूल्य धूल के कण बराबर भी नहीं होता। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को कितने सरल तरीके से समझा दिया। वास्तव में सलाह से कीमती और बेकार कुछ भी नहीं। आचार्य विद्याधर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उनकी 2 शर्तें पूरी हो चुकी थीं। अब उनकी सारी उम्मीदें तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त पर टिकी थीं। तीसरा दिन, तीसरी और अंतिम शर्त का समाधान। तीसरे दिन दरबार में उत्सुकता अपने चरम पर थी। आज बीरबल को वह असंभव काम करके दिखाना था जिसमें वह न तो जमीन पर होते, न आसमान में और न ही किसी सहारे पर। यह भौतिकी के नियमों के विरुद्ध था। आचार्य विद्याधर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस पहेली में बुरी तरह उलझ जाएंगे। बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने सेवकों को इशारा किया। सेवक दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा झूला लेकर आए और उसे छत की मजबूत कड़ी से लटका दिया। झूला अब जमीन से काफी ऊपर हवा में झूल रहा था। आचार्य ने व्यंग्य से कहा, बीरबल जी, क्या आप इस झूले पर बैठकर मेरी शर्त पूरी करेंगे? अगर ऐसा है तो आप एक सहारे वाहन पर होंगे और मेरी शर्त टूट जाएगी। बीरबल मुस्कुराए। नहीं आचार्य जी, धैर्य रखिए। उन्होंने झूले के ठीक नीचे जमीन पर एक बड़ा सा पानी का टब रखने का आदेश दिया। टब को पानी से लबालब भर दिया गया। अब स्थिति यह थी कि झूला हवा में था और उसके ठीक नीचे पानी से भरा टब जमीन पर रखा था। बीरबल ने अपनी पोशाक को थोड़ा ठीक किया और बड़ी ही सरलता से उस झूले पर बैठ गए। फिर उन्होंने झूले को जोर जोर से झुलाना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जैसे ही झूला अपनी पूरी गति में आया, बीरबल ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब झूला सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा तो बीरबल ने झूले से छलांग लगा दी। एक पल के लिए दरबारियों की सांसें अटक गईं। बीरबल हवा में थे, लेकिन अगले ही पल वह छपाक की आवाज के साथ सीधे नीचे रखे पानी के टब में जा गिरे। पानी की बौछारें उड़ीं और बीरबल पानी से भरे उस टब के अंदर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। वह पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। उन्होंने पानी से बाहर निकलते हुए आचार्य विद्याधर की ओर देखा और कहा, आचार्य जी, यह रही आपकी तीसरी शर्त का जवाब। आचार्य हक्के बक्के रह गए। यह कैसे? तुम तो पानी में थे और पानी जमीन पर है। बीरबल ने समझाया, आचार्य जी, अपनी शर्त को ध्यान से याद कीजिए। आपने कहा था कि मैं न तो जमीन पर हूं, न आसमान में और न ही किसी वाहन पर। जब मैंने झूले से छलांग लगाई और उस टब में गिरा तो उस क्षण मैं कहा था। मैं जमीन पर नहीं था क्योंकि मेरे पैर पानी में थे, जमीन को नहीं छू रहे थे। मैं आसमान में भी नहीं था क्योंकि मैं जमीन पर रखे एक टब के अंदर था। और मैं किसी वाहन या जीव की पीठ पर भी नहीं था क्योंकि पानी कोई वाहन नहीं है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने शब्दशः शर्त को पूरा किया था और वह भी इतनी चतुराई और नाटकीयता के साथ कि किसी के पास कोई तर्क नहीं बचा।
उन्होंने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जो तार्किक रूप से शर्त के हर पहलू को पूरा करती थी, भले ही वह देखने में एक खेल जैसा लगे। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम सिर्फ शब्दों के ही नहीं बल्कि कर्मों के भी जादूगर हो। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। आचार्य विद्याधर का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और बीरबल से क्षमा मांगी। उन्होंने माना कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि व्यावहारिक सोच और जीवन की गहरी समझ में निहित है। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय सूझबूझ से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में मुगल सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न थे, जिनकी चमक के आगे बड़े बड़े विद्वानों का ज्ञान भी फीका पड़ जाता था। कहानी 4। दिल्ली के राजमहल में एक ठंडी सुबह थी। सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे जब उनकी नजर गुलाब के फूलों पर पड़ी। उन्होंने फूल को तोड़ा, सूंघा और मुस्कराए, फिर बोले, देखो, इस फूल की तरह ही मेरी बातों में भी खुशबू होती है। जो मैं कह दूं वही आखिरी होता है। पास खड़े एक दरबारी ने चापलूसी में कहा, हुजूर, आपकी बातों में ब्रह्मा की वाणी बसती है। अकबर मुस्कराए, पर तभी उन्होंने बीरबल को आते देखा। आओ बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमसे कुछ खास चर्चा करनी है। बीरबल झुककर बोले, हुजूर का हुक्म हो तो चर्चा क्या, युद्ध भी स्वीकार है। अकबर हंसे, तो सुनो। अगर मैं कुछ कह दूं और वो गलत भी हो तो क्या उसे बदला जा सकता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। बस एक मुस्कान उनके होठों पर आ गई और कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, मेरे कहे हुए शब्द ही सत्य हैं। जो मैं कहूं वही कानून है, चाहे वो सही हो या गलत। दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल चुप रहे। अकबर ने देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम मेरी इस बात से सहमत नहीं हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, राजा के शब्दों को सम्मान तो मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें चुनौती देने का अधिकार भी राजा को खुद ही रखना चाहिए। अकबर बोले, तो क्या मैं कभी गलत कह सकता हूं? बीरबल बोले, मानव होना ही त्रुटि की संभावना है। लेकिन अकबर ने बीच में रोकते हुए कहा, बस अब मैं कहता हूं, मैं कभी गलत नहीं कहता। और यह मेरा अंतिम वचन है। बीरबल मुस्कराए। उन्हें अकबर के शब्दों से ही उन्हें फंसाना था। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, आपके नाम पर एक आदेश गांव में जारी किया गया है कि इस वर्ष कर टैक्स 2 गुना वसूला जाए। अकबर चौंक उठे, ये किसने कहा? बीरबल ने कहा, आप ही ने कुछ दिन पहले कहा था, जो मैं कहूं वही अंतिम सत्य है। इसलिए एक मंत्री ने सोचा कि अगर वो आपके नाम से कुछ कह दे तो वह अंतिम माना जाएगा। अकबर गुस्से में बोले, ये तो सरासर धोखा है। बीरबल बोले, पर हुजूर, आपने कहा था कि आपके शब्द पत्थर की लकीर हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अकबर चुप हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी शाम बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार पहुंचे। हुजूर, बीरबल बोले, यह किसान कहता है कि उसे अपने खेत में घास काटने का अधिकार है, क्योंकि आपने सालों पहले कहा था, राज्य की जमीन सबकी है। अकबर बोले, पर वो बात किसी और संदर्भ में कही गई थी। बीरबल बोले, पर हुजूर, आपके शब्द तो बदले नहीं जा सकते, है ना? आप ही ने कहा था। अकबर झेंप गए। फिर बीरबल ने एक के बाद एक कई उदाहरण रखे, कैसे दरबारियों ने अकबर की कही बातों को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। अकबर ने महसूस किया, अगर अपने ही शब्दों को कभी न बदलने की जिद की जाए तो लोग उन्हें हथियार बना सकते हैं।
अगले दिन अकबर ने दरबार में एक नया ऐलान किया, अब से जो चोर पकड़ा जाएगा उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। 1 घंटे बाद बीरबल ने खबर दी, हुजूर, आपका भतीजा सलमान पकड़ा गया है, वह चोरी करते हुए देखा गया। अकबर चौंक गए, मेरे भतीजे को कोड़े? नहीं नहीं। बीरबल बोले, पर हुजूर, आपने अभी अभी कहा था कानून सबके लिए समान है। अकबर अब पूरी तरह समझ चुके थे, बीरबल उन्हें धीरे धीरे उनकी ही बातों में फंसा रहे हैं। वे बोले, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि राजा को अपनी बातों को ईश्वर की तरह अंतिम मानने के बजाय उन्हें समयानुसार बदलने का अधिकार रखना चाहिए, नहीं तो उसके ही शब्द उसे बांध सकते हैं। अकबर ने सबके सामने उठकर कहा, आज बीरबल ने मुझे मेरी ही जुबान का आईना दिखाया है। मैं राजा हूं, पर मैं इंसान भी हूं। मेरी कही हर बात पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। उन्होंने दरबार में आदेश दिया, अब से कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह मुहरबंद लिखित रूप में जारी न किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही आपकी महानता है जो आप सच्चाई से सीखते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि मैं तुम्हारे शब्दों में फंस जाऊं और खुद को दोषी मान लूं? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं ऐसा चाहता नहीं, पर अगर हो भी जाए तो वो आपकी महानता ही कहलाएगी, क्योंकि जहां सीखने की ललक हो वहीं असली सम्राट होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखकर बोले, आज तुमने मेरी जुबान से ही मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मैं खुद वह अक्षर बनाकर दूंगा। कहानी 5। अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में लगा था। आज सम्राट एक नई योजना लेकर आए थे, राजकीय बुद्धिमान प्रतियोगिता। अकबर ने कहा, अब से हर दरबारी को अपने सुझावों और योजनाओं से साबित करना होगा कि वह दरबार का योग्य सदस्य है। हम हर महीने सबसे बुद्धिमान दरबारी को इनाम देंगे। दरबारियों में उत्साह फैल गया। सब सोचने लगे, अब मौका है राजा के करीब आने का। बीरबल मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ देख रहा था। कुछ ही दिनों में माहौल बदल गया। जो दरबारी पहले चुप रहते थे, अब हर रोज योजनाएं लाने लगे। कोई कहता, जहां पनाह, कर लगाइए पेड़ों पर भी। कोई कहता, हर सुबह जनता को अकबर वंदन करवाइए। कोई चाटुकारिता में कहता, आपका नाम सूरज से बड़ा है, सूरज को टैक्स देना चाहिए। बीरबल ये सब सुनकर चुप रहता और धीरे धीरे दरबार में उसके बारे में बातें होने लगीं। लगता है बीरबल अब बूढ़ा हो गया है। अब वो पहले जैसा तेज नहीं रहा। राजा को चाहिए कि वो किसी नए मंत्री को मौका दें। यह बातें धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंचने लगीं। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, क्या बात है? तुम दरबार में चुप क्यों रहते हो? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, अब आपकी सेवा के लिए कई बुद्धिमान लोग हैं। मैं तो अब सिर्फ मूर्खों जैसी बातें करता हूं। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ जोड़कर चला गया। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने तय किया, अब बीरबल की परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन अकबर ने घोषणा की, हम दरबार में आज एक विशेष प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारी उत्साहित हो गए। एक ने खुद को गर्म दूध से जलाया, दूसरे ने खड़े खड़े सिर मुंडवा लिया,
तीसरे ने अपने कीमती जेवर भिखारी को दे दिए, सिर्फ दिखावे के लिए। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। वह चुपचाप आया और सम्राट अकबर के सिंहासन के पास बैठ गया, जमीन पर। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, मैं सोच रहा हूं कि मुझे सम्राट की जगह लेना चाहिए। राजा बनना है तो राजा के पास बैठना तो सीखना पड़ेगा न। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर क्रोधित हुए। बीरबल, ये मजाक है या गुस्ताखी? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने तो केवल वही किया जो बाकी दरबारी कर रहे हैं। मूर्खता। लेकिन मैं मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। बाकी तो वाकई मूर्ख हैं, जो दिखावे के लिए नाटक नहीं, जिंदगी का असूल बना बैठे हैं। दरबार सन्न। कोई बोल नहीं सका। बीरबल ने आगे कहा, आपने जो प्रतियोगिता रखी थी, उसने असल में दरबार की नब्ज खोल दी है। जो दरबारी आपकी चाटुकारिता कर रहे थे, आज उनकी नीयत सामने आ गई। और आप खुद भी सोचिए, जहां पनाह, क्या आप बुद्धिमानी को इनामों से तौल सकते हैं? अब अकबर को सब समझ आ चुका था। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। मुझे क्षमा करो, बीरबल। मैंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा। लेकिन तुमने तो मुझे मेरी ही आंखों से दिखा दिया कि बुद्धिमान वही है जो समय देखकर अपने शब्दों को तोल सके। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी चतुराई होती है बेवकूफ दिखना। क्योंकि जब चारों ओर चाटुकार हों, तो सच्चाई की आवाज चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। उस दिन के बाद अकबर ने एक नियम बनाया। अब कोई योजना, कोई प्रस्ताव तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक वो तर्क, न्याय और जनहित से परखा न जाए। और चाटुकार दरबारी धीरे धीरे गायब होने लगे। बीरबल को फिर से वही सम्मान मिला, पर अब दोगुने विश्वास के साथ। सीख। बुद्धिमानी हमेशा जोर से बोलकर नहीं दिखाई जाती। कभी कभी चुप रहकर बेवकूफ दिखने का नाटक ही सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि चालाकी की सबसे ऊंची परत होती है जब कोई खुद को नीचा दिखाकर दूसरों का असली चेहरा सामने लाता है। कहानी 6। एक दिन दरबार में किसी गंभीर राजकीय मसले पर चर्चा चल रही थी। माहौल कुछ तनावपूर्ण था। चर्चा समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर कुछ हल्के फुल्के मूड में आ गए। शायद वे दरबार का माहौल बदलना चाहते थे या बीरबल की चतुराई को एक बार फिर परखना चाहते थे। उन्होंने अचानक एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जरा सोच समझकर जवाब देना। बताओ, एक बादशाह और एक गधे में कितना अंतर होता है? यह प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह की तुलना एक गधे से, यह तो सरासर गुस्ताखी थी। और ऐसा प्रश्न स्वयं बादशाह ने पूछा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दे। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। यदि उन्होंने बादशाह को गधे से बेहतर बताया तो यह चापलूसी लगेगी, और यदि कोई और अटपटा जवाब दिया तो बादशाह का क्रोध झेलना पड़ेगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई हैरानी। वे शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे रहे, मानो उन्होंने कोई असाधारण बात सुनी ही न हो। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर अदब से सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, आपके इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर तो अत्यंत सरल है। बादशाह अकबर और भी उत्सुक हो गए। अच्छा,
तो बताओ क्या है वह सरल उत्तर? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, एक बादशाह और एक गधे में केवल 4 गज का अंतर होता है। 4 गज, बादशाह ने हैरानी से दोहराया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा उत्तर था? 4 गज का क्या मतलब? क्या बीरबल का दिमाग फिर गया है? एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते थे, ने तुरंत कहा, हुजूर, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। बीरबल शायद आपका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उनके पास कोई उचित उत्तर नहीं है। बादशाह अकबर ने भी बीरबल की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। बीरबल, तुम्हारी इस पहेली का क्या अर्थ है? इसे स्पष्ट करो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलमपनाह, मेरी गुस्ताखी माफ हो। मैं आपके प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करता हूं। जब एक बादशाह सिंहासन पर विराजमान होता है तो वह अपनी प्रजा का पालक, न्याय का प्रतीक और राज्य का सर्वोच्च शासक होता है। उसकी आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और दूरदर्शिता से साम्राज्य को चलाता है। और बीरबल ने आगे कहा, जब वही बादशाह सिंहासन से उतरकर 4 गज जमीन पर खड़ा होता है तो वह भी अन्य मनुष्यों की तरह एक साधारण इंसान बन जाता है, जिसमें वही भावनाएं, वही कमजोरियां और वही जरूरतें होती हैं जो किसी भी आम आदमी में होती हैं। उस समय वह गधे की तरह ही मिट्टी से जुड़ा होता है। उसे भी भूख प्यास लगती है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि सिंहासन पर बैठा बादशाह अपनी गरिमा और पद के कारण विशिष्ट होता है, परंतु सिंहासन से उतरते ही, यानी 4 गज नीचे आते ही, वह भी प्रकृति के नियमों से बंधा एक जीव मात्र रह जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गधा, जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है और अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीता है। पद और प्रतिष्ठा का अंतर ही मुख्य अंतर है, जो सिंहासन और जमीन के बीच की दूरी, यानी लगभग 4 गज से प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। बीरबल ने एक और गूढ़ अर्थ की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहां पनाह, एक और दृष्टिकोण से देखें तो एक बुद्धिमान बादशाह अपनी प्रजा का बोझ उठाता है, उनकी चिंताओं को दूर करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गधा अपने मालिक का बोझ उठाता है। दोनों ही सेवा भाव से जुड़े हैं, बस सेवा का स्वरूप और स्तर भिन्न है। इस अर्थ में भी अंतर केवल पद और परिस्थिति का है, जो कि 4 गज की दूरी से अधिक नहीं। बीरबल का यह उत्तर सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने संवेदनशील और जोखिम भरे प्रश्न का इतना बुद्धिमत्तापूर्ण और दार्शनिक उत्तर दिया जा सकता है। बीरबल ने न केवल बादशाह की गरिमा को बनाए रखा, बल्कि एक गहरी सच्चाई की ओर भी इशारा कर दिया था कि पद और प्रतिष्ठा अस्थायी होते हैं और अंततः सभी मनुष्य समान होते हैं। उन्होंने 4 गज की दूरी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। बादशाह अकबर कुछ देर तक मौन रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, परंतु उनकी आंखों में बीरबल के प्रति प्रशंसा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने बीरबल की हिम्मत और उनकी हाजिर जवाबी की गहराई को महसूस किया। बीरबल ने जिस चतुराई से गधे जैसे शब्द को भी एक सकारात्मक और दार्शनिक अर्थ दे दिया था, वह अद्भुत था। फिर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरे दरबार का तनाव दूर हो गया। वाह बीरबल, वाह, बादशाह ने कहा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने एक अत्यंत कठिन प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है जिसने हमें निरुत्तर कर दिया। तुमने न केवल हमारी जिज्ञासा को शांत किया, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल को फंसा हुआ देखना चाहते थे, उनके चेहरे उतर गए। उन्हें एक बार फिर बीरबल की असाधारण प्रतिभा के सामने नतमस्तक होना पड़ा।
बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत और हाजिर जवाबी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम जानते हो कि कब, क्या और कैसे कहना है। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। यह किस्सा दूर दूर तक फैल गया कि कैसे बीरबल ने एक अत्यंत जोखिम भरे प्रश्न का उत्तर अपनी हिम्मत और हाजिर जवाबी से दिया था और बादशाह को भी अपनी बुद्धिमत्ता का कायल बना लिया था। इस कहानी में कई परतें थीं। एक ओर तो यह बीरबल की तात्कालिक बुद्धि और भाषा पर उनके अद्भुत अधिकार को दर्शाती थी। दूसरी ओर यह उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल की भी एक झलक देती थी, जहां बादशाह सर्वशक्तिमान होता था और उसके सामने जबान खोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। बीरबल ने न केवल बादशाह के प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि एक तरह से उन्हें यह भी याद दिलाया कि बादशाहत भी एक जिम्मेदारी है और अंततः सभी मनुष्य जमीन से जुड़े हैं। 4 गज का अंतर एक ऐसा मुहावरा बन गया जो पद और वास्तविकता के बीच के फासले को इंगित करता था। लोग अक्सर इस किस्से को दोहराते और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते। यह घटना बीरबल के जीवन की उन अनेक घटनाओं में से एक थी जहां उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी सत्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची हिम्मत केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करने में है। कहानी 7। एक दिन भरी सभा में अकबर गहन चिंतन में बैठे थे। दरबार में फुसफुसाहट थी, कवि अपनी कविताएं गा रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म अपने अपने कागजात पर झुककर काम कर रहे थे। अचानक अकबर ने जोर से कहा, बस करो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने जिज्ञासा और डर के साथ बादशाह की ओर देखा। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मुझे यह जानकर खेद होता है कि मेरे राज्य में कपट, झूठ और दिखावा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। व्यापारी अपने ग्राहकों को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि मेरे अपने दरबार में भी चापलूसी और असत्य भाषण का बोलबाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य झूठ से मुक्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति हर क्षण केवल सत्य बोले। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल, जो बादशाह के ठीक बगल में बैठे थे, शांत भाव से उनकी बातें सुन रहे थे। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए आज से मैं एक नया शाही हुक्म जारी करता हूँ। अगले 1 महीने तक मेरे साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो या बच्चा, केवल सत्य बोलेगा। कोई किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेगा, न कोई अधूरी बात कहेगा, न कोई ऐसी बात छिपाएगा जो सत्य हो। जो भी इस हुक्म की अवहेलना करेगा, उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। उसे कारावास में डाल दिया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और हो सकता है कि उसे देश निकाला भी दे दिया जाए। पूरे दरबार में एक गहरे श्वास की आवाज गूंज उठी। यह एक अजीबोगरीब हुक्म था। जहां कुछ दरबारी इसे न्यायपूर्ण और पवित्र कदम बताकर बादशाह की जय जयकार करने लगे, वहीं बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने बादशाह से विनम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, आपका यह हुक्म अवश्य ही नेक नियत से प्रेरित है, परंतु सत्य की राह इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। कभी कभी कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समाज में विघटन पैदा कर सकते हैं या अनावश्यक पीड़ा दे सकते हैं। क्या इस पर पुनर्विचार उचित नहीं होगा? अकबर ने हाथ उठाकर बीरबल की बात काट दी। नहीं बीरबल, मेरा निर्णय अटल है। यदि मेरे नागरिक इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि वे सत्य को संभाल सकें, तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी।
मुझे लगता है कि यह सत्य ही है जो समाज को शुद्ध कर सकता है। अब से मेरे साम्राज्य में केवल और केवल सत्य का ही राज चलेगा। अकबर ने अपने सिपहसालारों को हुक्म सुनाने और पूरे राज्य में इसकी घोषणा करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में शाही दूत ढोलनगाड़ों के साथ हर गली कूचे में इस अजीब हुक्म का ऐलान कर रहे थे। शुरुआत में लोगों में भारी कंफ्यूजन और डर फैल गया। कुछ लोग सोचते थे कि यह बादशाह का कोई मजाक है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिपाही गली गली घूमकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जरा सी भी बेईमानी पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोग सहम गए। पहले कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे। छोटे मोटे झगड़े सुलझ गए क्योंकि कोई झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ व्यापारी ईमानदारी से अपनी चीजों के दाम बताने लगे, जिससे ग्राहक खुश हुए। दरबार में भी चापलूसों की आवाजें कुछ धीमी पड़ गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी चापलूसी को असत्य न मान लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे इस सत्य के युग का असली रंग सामने आने लगा। बाजार में हाहाकार। सबसे पहले बाजारों में इसका असर दिखा। एक सब्जी वाला अपनी सब्जी बेच रहा था। एक ग्राहक आया और पूछा, यह भिंडी ताजी है? सब्जी वाला, जो अब तक ग्राहकों को मीठी मीठी बातें बनाकर अपनी पुरानी सब्जियां भी बेच देता था, डरते डरते बोला, नहीं हुजूर, यह कल की है और कुछ मुरझाई हुई भी है। ताजी भिंडी तो बगल वाले की दुकान पर मिलेगी, लेकिन वह थोड़ी महंगी है। ग्राहक मुस्कुराया और ताजी भिंडी खरीदने चला गया। शुरू में तो यह अच्छा लगा, लेकिन जब सभी दुकानदार ऐसा करने लगे तो पुराने माल का ढेर लगने लगा। कोई पुराना माल खरीदने को तैयार नहीं था। एक जौहरी के पास ग्राहक आया और बोला, यह हार कितने का है? जौहरी ने कहा, यह हार 5,000 रुपए का है, लेकिन सच कहूँ तो इसकी कारीगरी उतनी अच्छी नहीं है और इसमें इस्तेमाल किए गए मोती भी सर्वोत्तम गुणवत्ता के नहीं हैं। आप चाहे तो बगल वाली दुकान पर देख सकते हैं, वहां शायद बेहतर मिल जाए, लेकिन वहां दाम थोड़े ज्यादा होंगे। अब कौन खरीदेगा ऐसा हार? बाजारों में रौनक कम होने लगी। लोग जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि वे हर चीज की अंदरूनी सच्चाई जानकर हिचकिचाने लगे थे। व्यापार ठप होने लगा। घरों में क्लेश। यह हुक्म सिर्फ बाजार तक ही सीमित नहीं था, इसका असर घरों के भीतर भी पड़ा। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या मैं इस साड़ी में मोटी लग रही हूँ? पति ने, जो हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ करता था, आज डर के मारे सच बोला, हाँ प्रिय, यह साड़ी तुम्हारे शरीर पर कुछ कसाव ला रही है और तुम्हें थोड़ा भारी दिखा रही है। इसका परिणाम क्या हुआ? घर में झगड़ा शुरू हो गया। बच्चों ने भी अपने माता पिता के सामने सारे राज खोल दिए। हाँ माँ, मैंने ही कल रात आपकी प्रिय गुड़िया तोड़ी थी। हाँ पिताजी, मैंने ही आपके सबसे पसंदीदा फूलदान में मिट्टी डाली थी। घरों में शांति भंग हो गई। परिवारों में कटुता बढ़ने लगी। दरबार का माहौल तो और भी अजीब हो गया। चापलूसी तो दूर की बात, लोग बादशाह के सामने भी सोच समझकर बोलने लगे। एक बार अकबर ने अपने शाही रसोइये से पूछा, आज का खाना कैसा बना है? रसोइये ने सिर झुकाकर कहा, माफी चाहूंगा जहांपनाह, आज दाल में नमक कुछ कम रह गया है और रोटी भी थोड़ी सख्त बनी है। शायद मेरा मन आज ठीक नहीं था। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले कभी किसी रसोइये ने ऐसी सच्चाई नहीं बताई थी। एक दरबारी ने दूसरे के बारे में सत्य कह दिया, जहांपनाह, अमीर फला ने कल रात शराब पी थी और उन्होंने आपसे कुछ धन की मांग की थी। दूसरा तुरंत जवाब में बोला, और जहांपनाह, इस दरबारी ने स्वयं ही पिछले महीने राज्य के कुछ करों में हेराफेरी की थी। दरबार अब सच बोलने वालों की वजह से एक रणभूमि में बदल गया था, जहां हर कोई एक दूसरे की पोल खोल रहा था। गुप्त षड्यंत्र बाहर आने लगे, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे।
यहाँ तक कि जोधाबाई भी अकबर के सामने अपनी राय बिना किसी हिचकिचाहट के रखने लगीं। एक शाम उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी यह नई टोपी आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी आपकी पुरानी वाली। और आज आपने जो इत्र लगाया है वह थोड़ा तेज है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने हमेशा जोधाबाई को अपने सबसे निष्पक्ष आलोचकों में से एक माना था, लेकिन इस स्तर की सच्चाई की उन्हें आदत नहीं थी। राज्य में अराजकता फैलने लगी। व्यापारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा था। लोग एक दूसरे पर मुकदमे करने लगे क्योंकि पुराने लेन देन के सारे झूठ सामने आ गए थे। सेना का मनोबल गिरने लगा, क्योंकि सिपाही अपने अधिकारियों से साफ साफ कहते थे कि वे युद्ध से डरते हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं। विदेशी दूतों ने अपनी सरकारों को रिपोर्ट भेजी कि मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई है और इससे पड़ोसी राज्यों में भी तनाव बढ़ गया। अकबर ने देखा कि उनका राज्य, जो कभी समृद्धि और व्यवस्था का प्रतीक था, अब एक अजीब सी चुप्पी और अविश्वास के माहौल में डूबा हुआ था। लोग एक दूसरे से बात करने से भी कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सच बोलने पर वे किसी को नाराज न कर दें या किसी को चोट न पहुंचा दें। हंसी खुशी गायब हो गई थी और हर चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें थीं। पूरा एक महीना तो दूर, अभी 2 ही हफ्ते बीते थे कि अकबर इस स्थिति से घबरा उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उन्होंने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने थके हुए स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि सत्य समाज को शुद्ध करेगा, लेकिन मेरा राज्य तो एक दलदल में धंसता जा रहा है। बाजार वीरान हैं, घर टूट रहे हैं और मेरे दरबारी एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। लोग एक दूसरे को देखकर मुंह छिपा रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे साम्राज्य से सारी खुशियां छीन ली हैं। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जहांपनाह, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सत्य की राह इतनी सरल नहीं होती। सत्य तलवार की धार की तरह होता है, जहां वह बुराई को काटता है, वहीं अगर उसे सावधानी से न चलाया जाए तो वह निर्दोषों को भी घायल कर सकता है। अकबर ने निराशा से कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने तो हुक्म दे दिया है। अगर मैं इसे वापस लेता हूं तो मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। लोग कहेंगे कि बादशाह अपने ही वचन से मुकर गया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, आपकी प्रतिष्ठा को कोई धक्का नहीं लगेगा। आप बादशाह हैं और आप कभी गलत नहीं हो सकते। बस सत्य को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई है। हुक्म को वापस लेने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, क्या तरीका है? मेरा राज्य बचाने का कोई उपाय बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगले कुछ दिनों तक मैं आपके हुक्म को एक नए तरीके से व्याख्या करके दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी पूरी अनुमति चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक नया आदेश जारी करवाया। उन्होंने घोषणा की, बादशाह सलामत के नए आदेशानुसार अगले 3 दिनों तक कोई भी व्यक्ति वही सत्य बोलेगा जो उसके मन में सबसे गहरा और महत्वपूर्ण सत्य हो, और हर सत्य के साथ उस सत्य को बोलने का कारण भी बताना होगा। यदि किसी का सत्य बिना किसी अच्छे कारण के किसी को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाता पाया गया, तो बोलने वाले को उसी दंड का भागी होना पड़ेगा, जैसा कि पहले के हुक्म में निर्धारित था। दरबारी भ्रमित हो गए। यह कैसा हुक्म था? सत्य तो बोलना है, लेकिन महत्वपूर्ण और हानि न पहुंचाने वाला सत्य। यह कैसे तय होगा? बीरबल ने पहले दिन एक साधारण नागरिक को बुलाया।
वह एक किसान था जिसने शिकायत की थी कि उसका पड़ोसी अक्सर उसके खेत से लकड़ियां चुराता है। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खेत से लकड़ियां चुराता है, यह सत्य है? किसान ने कहा, हाँ हुजूर, यह बिल्कुल सत्य है। बीरबल ने पूछा, और इस सत्य को बोलने का तुम्हारा कारण क्या है? किसान ने कहा, मेरा कारण यह है कि मैं अपनी फसल को बचाना चाहता हूं और अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता हूं। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने भी सत्य स्वीकार किया। बीरबल ने फैसला दिया कि पड़ोसी को दंड मिलेगा। यह एक सामान्य मामला था। फिर बीरबल ने एक व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने शिकायत की कि एक अन्य व्यापारी ने उसे घाटे में माल बेचा था। बीरबल ने पूछा, क्या यह सत्य है कि इस व्यापारी ने आपको घाटे में माल बेचा? व्यापारी ने कहा, हाँ हुजूर, यह बिल्कुल सत्य है। बीरबल ने पूछा, और इस सत्य को बोलने का तुम्हारा कारण क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरा कारण यह है कि मैं अपने व्यापार में ईमानदारी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा नुकसान वापस मिल जाए। बीरबल ने फैसला दिया कि दोषी व्यापारी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह सब अभी भी सीधा लग रहा था, लेकिन फिर बीरबल ने एक नया मोड़ दिया। उन्होंने दरबारियों से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, क्या यह सत्य है कि आप बादशाह के सभी निर्णयों से सहमत हैं? दरबारी सोच में पड़ गया। अगर वह नहीं कहता तो बादशाह नाराज हो सकते थे। अगर वह हाँ कहता तो वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह हमेशा सहमत नहीं होता था। वह हकलाया, हुजूर, मैं अक्सर सहमत होता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अधूरा सत्य है, और अधूरे सत्य का कारण क्या है? दरबारी ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं नहीं चाहता कि मेरे असहमति के कारण दरबार में कोई विवाद हो या जहांपनाह को बुरा लगे। बीरबल ने कहा, तो तुम्हारा कारण व्यक्तिगत शांति और बादशाह का सम्मान बनाए रखना है। यह एक कारण है। लेकिन क्या इस सत्य को बोलने से किसी का भला हुआ, या इस सत्य को न बोलने से किसी का नुकसान हुआ? दरबारी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बीरबल ने एक और दरबारी से पूछा, क्या यह सत्य है कि आप बादशाह के नए कपड़ों को सबसे सुंदर मानते हैं? दरबारी ने सोचा। बादशाह के कपड़े अक्सर भव्य होते थे, लेकिन सबसे सुंदर कहना शायद अतिशयोक्ति थी। वह बोला, हुजूर, वे सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। बीरबल ने टोकते हुए कहा, क्या बहुत सुंदर का मतलब सबसे सुंदर है? क्या आप इसमें पूरा सत्य कह रहे हैं? दरबारी ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं नहीं कह सकता कि वे सबसे सुंदर हैं, क्योंकि सुंदरता का मापदंड हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। लेकिन वे निश्चित रूप से सुंदर हैं। बीरबल ने कहा, तो आपका सत्य यह है कि वे सुंदर हैं, और आपने सबसे सुंदर नहीं कहा क्योंकि वह आपकी निजी राय हो सकती है। इसका कारण क्या है? दरबारी ने कहा, कारण यह है कि मैं सत्य बोलना चाहता हूं, लेकिन किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। अकबर, जो यह सब ध्यान से सुन रहे थे, धीरे धीरे बात समझने लगे। बीरबल यह नहीं कह रहे थे कि झूठ बोलो, बल्कि वे यह समझा रहे थे कि हर सत्य हर जगह बोलने योग्य नहीं होता। अगले दिन बीरबल ने एक और घोषणा की। आज से हर व्यक्ति को वही सत्य बोलना है जो न केवल सत्य हो बल्कि उचित और लाभप्रद भी हो। यदि आपका सत्य किसी को अनावश्यक रूप से हानि पहुंचाता है या समाज में सिर्फ कलह बढ़ाता है, तो उस सत्य को बोलने से बेहतर है कि आप चुप रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी चुप्पी भी एक प्रकार का सत्य होगी, यह सत्य कि आप सद्भाव को प्राथमिकता देते हैं। यह घोषणा फैलते ही लोगों में एक नई तरह की सोच आई।
बाजार में एक ग्राहक ने सब्जी वाले से पूछा, यह भिंडी ताजी है? सब्जी वाला सोचने लगा। अगर उसने कहा नहीं, यह कल की है, तो ग्राहक नहीं खरीदेगा और उसका नुकसान होगा। क्या यह लाभप्रद सत्य था? नहीं। तो उसने कहा, हुजूर, यह भिंडी ताजी है, आज सुबह ही बाजार आई है। वह झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह सुबह ही बाजार में आई थी, भले ही कटाई कल हुई हो। यह एक सूक्ष्म अंतर था, लेकिन इसने व्यापार को फिर से गति दी। घरों में जब पत्नी ने पूछा, क्या मैं इस साड़ी में मोटी लग रही हूं, पति ने सोचा। अगर उसने कहा हाँ, तो झगड़ा होगा और अशांति होगी। क्या यह लाभप्रद सत्य था? नहीं। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। इस साड़ी का रंग तुम पर बहुत जंच रहा है। यह भी सत्य था, क्योंकि साड़ी का रंग वाकई सुंदर हो सकता था और पत्नी वाकई सुंदर लग रही थी, भले ही थोड़ी मोटी भी लग रही हो। उसने सबसे महत्वपूर्ण सत्य, सुंदरता, पर जोर दिया और अनावश्यक सत्य, मोटाई, को छोड़ दिया। दरबार में भी दरबारी अब सोच समझकर बोलने लगे। जब अकबर ने अपने शाही रसोइये से पूछा, आज का खाना कैसा बना है, रसोइये ने कहा, जहांपनाह, आज का खाना आपकी पसंद के अनुसार बना है और हमने इसमें विशेष मसालों का प्रयोग किया है। उसने अपनी व्यक्तिगत त्रुटि का जिक्र नहीं किया, बल्कि उस सत्य पर जोर दिया जो बादशाह को प्रसन्न करता था। यह एक सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन था। लोग अभी भी झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वे अब हर कड़वे सत्य को बेबाकी से नहीं कह रहे थे। वे केवल उन सत्यों को चुन रहे थे जो आवश्यक थे, जो समाज के लिए हानिकारक नहीं थे और जो सद्भाव को बनाए रखते थे। चुप्पी एक नई भाषा बन गई थी। लोग अनावश्यक बहस से बचने के लिए चुप रहना पसंद करने लगे थे। 3 दिनों के बाद अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल, अकबर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मेरा राज्य बचा लिया। अब मुझे समझ आया कि सत्य हमेशा तलवार की धार नहीं होना चाहिए, बल्कि कभी कभी यह एक नरम पंख की तरह होना चाहिए जो केवल सही समय पर सही जगह पर टिके। मेरा हुक्म कायम है, लेकिन अब लोग जानते हैं कि हर सत्य को बोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हमारे मन में ही रहने चाहिए। कहानी 8। एक सुबह अकबर अपने बाग में टहलते हुए सोच में डूबे थे। पास ही बैठे थे उनके कुछ खास दरबारी, फतेहुल्लाह, अब्दुल रहीम और राजा टोडरमल। अकबर ने अचानक कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो किसी सवाल का जवाब एक और सवाल से दे सके, लेकिन बिना विषय से भटके हुए? टोडरमल बोले, जहांपनाह, यह तो कूटनीति है, यह कोई सीधी कला नहीं। फतेहुल्लाह हंसकर बोला, महाराज, सवाल के बदले सवाल तो सिर्फ बचने वाले लोग करते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मगर मुझे तो लगता है कि कभी कभी यही सबसे तेज तर्क होता है। क्यों न हम बीरबल की परीक्षा लें? अकबर ने घोषणा करवाई कि अगले दिन दरबार में एक विशेष बहस होगी, जहां एक सवाल पूछने वाला होगा और दूसरा सिर्फ सवालों से जवाब देगा। और इस परीक्षा में बीरबल को जवाब देने वाले की भूमिका दी गई। दरबारियों में खलबली मच गई। अब बीरबल को सिर्फ सवालों से जवाब देना होगा। क्या ये संभव है? अगले दिन सम्राट अकबर ने खुद को प्रश्नकर्ता के रूप में पेश किया। दरबार भरा हुआ था। लोग उत्सुक थे कि बीरबल इस कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेगा। अकबर ने पहला सवाल किया, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो जितना लोग कहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या चतुरता को शब्दों से मापा जा सकता है, जहांपनाह? अकबर थोड़े चौंके। दूसरा सवाल, क्या तुम मानते हो कि दरबार में सबसे चतुर तुम हो? बीरबल ने कहा,
क्या दरबारियों की चतुराई का कोई तराजू होता है जहांपना? तीसरा सवाल, अगर तुम्हें हम दरबार से निकाल दें तो क्या तुम हमें गलत समझोगे? बीरबल बिना झिझक बोले, क्या इंसाफ सिर्फ कुर्सी से तय होता है या नियत से? दरबारियों के चेहरे उतरने लगे। अब ये सामान्य बहस नहीं रही थी, यह तो दर्शन और व्यंग्य का मेल बनता जा रहा था। अब अकबर ने थोड़ा तीखा सवाल किया, अगर तुम्हें जनता कहे कि सम्राट अन्याय कर रहा है तो क्या तुम उसकी बात का समर्थन करोगे? बीरबल ने एक पल सोचा और पूछा, क्या प्रजा की बात को अनसुना करना ही राजधर्म होता है? सन्नाटा फैल गया। दरबारी अब ध्यान से सुनने लगे। यह बहस अब किसी खेल से बढ़कर लग रही थी, यह सत्ता और विवेक के बीच की सीधी टक्कर बन चुकी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर तुम कल राजा बन जाओ तो क्या सबसे पहला काम करोगे? बीरबल, क्या राजा बनते ही इंसान बदल जाता है जहांपनाह? अकबर, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? बीरबल, क्या माफ करना कमजोरी होती है या बदपन? अब दरबारियों की गर्दनें बीरबल की ओर घूम चुकी थीं। हर सवाल के जवाब में छिपा सवाल इतना सधा हुआ कि लगता था बीरबल ने जवाब नहीं दिया, जवाब से ऊंचा सवाल रख दिया। अकबर ने अब गंभीर होकर पूछा, बीरबल, क्या वफादारी तर्क से ऊपर होती है? बीरबल सीधा देखने लगे सम्राट की आंखों में। क्या तर्क से ही तय होता है कि कौन वफादार है? यह सुनते ही अकबर खामोश हो गए। उस खामोशी में एक गर्व था, एक हार भी थी, लेकिन हार नहीं जिसे शर्म कहा जाए, बल्कि वो हार जो राजा को भी एक बेहतर शासक बनाती है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ बहस नहीं जीती, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमान वह नहीं जो जवाब दे सके, बल्कि वह है जो हर जवाब को सवाल में बदल दे और फिर भी रास्ता न खोए। दरबार तालियों से गूंज उठा। बहस के बाद कई दरबारी बीरबल के पास आए। एक ने पूछा, बीरबल जी, ये कला कहाँ से सीखी आपने? बीरबल बोले, जब सामने वाला सिर्फ साबित करना चाहता है तो तर्क व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन जब हम सवालों से सोचने पर मजबूर करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। सीख, मोरल, तर्क की गहराई सवालों की सादगी में छुपी होती है। एक सच्चा बुद्धिमान जवाब देकर चुप नहीं होता, वो ऐसा सवाल करता है जिससे पूरी सोच हिल जाए। कहानी 9। शीत ऋतु की एक सुहानी सुबह थी। आगरा का किला बादशाह अकबर की बादशाहत की शान के साथ चमक रहा था। हर सुबह की तरह आज भी दरबार सजा था। अमीर उमरा अपने स्थानों पर बैठे थे और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन थे। दरबार में चुप्पी थी, लेकिन बादशाह की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे कुछ सोच रहे थे। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अचानक पूछा। हुजूर, हाजिर है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश किया और सलाम ठोका। बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने का मन कर रहा है, अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं, चाहे कैसा भी इम्तिहान हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो मेरी शर्त। मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, बिना किसी इशारे के यह दरबार छोड़ दो और फिर अपनी सफाई दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हारा कारण मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें 7 दिन के लिए दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह कैसी अजीब शर्त थी। बिना कुछ कहे, बिना इशारे के दरबार छोड़ना और फिर उसकी सफाई देना। लोग बीरबल का मुंह देखने लगे,
लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह की ओर एक बार देखा, सिर झुकाया और बिना कुछ बोले, बिना किसी हाव भाव के धीरे धीरे दरबार से निकल गए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। लगता है बीरबल डर गया। इस बार बादशाह ने पकड़ लिया उसे। इतनी बड़ी बात और चुपचाप चला गया। कुछ तो बात है। अकबर ने गंभीरता से कहा, 7 दिन बाद देखेंगे कि बीरबल क्या सफाई देता है। दूसरा दिन। बीरबल दरबार में नहीं था। अकबर की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती, लेकिन बीरबल नहीं आया। तीसरे और चौथे दिन भी वही हाल। 5वें दिन अकबर कुछ बेचैन हो उठे। क्या बीरबल सच में नाराज हो गया या कोई योजना बना रहा है, बादशाह ने सोचा। 7वां दिन। दरबार में उत्सुकता थी। आज बीरबल आएगा या नहीं। अचानक दरबार के मुख्य द्वार से बीरबल अंदर आए, लेकिन अजीब तरीके से। वे एक बूढ़े भिखारी के वेश में थे। फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, सिर पर पुरानी पगड़ी। कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता था। बीरबल सीधे जाकर दरबार के सामने खड़े हो गए और जोर से बोले, हुजूर, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उन्हें पहचानने में थोड़ा समय लिया, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। बोलो, क्या बात है, उन्होंने गंभीरता से कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, 7 दिन पहले एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं उसके घर आ जाऊं। लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, इशारा नहीं कर सकता, फिर भी उसे समझाना होगा कि मैं क्यों आया हूं। मैं चुपचाप उसके घर गया और अब वो मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं बिन बुलाए आया। अकबर थोड़ा मुस्कुराए, फिर तुमने क्या किया? बीरबल ने कहा, मैंने वही किया जो समझदारी का तकाजा था। मैं चुपचाप चला गया, क्योंकि मैंने आपकी शर्त मानी थी। पर आज मैं आया हूं ताकि बता सकूं कि मैं क्यों गया, क्योंकि आपने कहा था, और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। तुमने मेरी शर्त पूरी की और उसका उत्तर भी बिना मेरी बात काटे दे दिया। फिर अकबर ने कहा, और बताओ, ये भिखारी का वेश क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, क्योंकि 7 दिन बिना दरबार के, बिना वेतन के, बिना भोजन के यह बताने के लिए काफी है कि मैं खुद को एक भिखारी जैसा महसूस कर रहा था। और यह भी समझाना चाहता था कि अगर सच्चे सेवकों को सिर्फ परखा जाए और न समझा जाए तो वे राजा के नहीं, रोटी के मोहताज हो सकते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल के पास आकर उसे गले लगा लिया। बीरबल, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, सिर्फ सलाहकार नहीं। मैं तुम्हारी कदर करता हूं। अकबर ने सबके सामने कहा। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध किया कि मौन भी सबसे बड़ी भाषा हो सकती है, यदि बुद्धि साथ हो। उन्होंने ऐलान किया, आज से बीरबल को राजबुद्धिवान की उपाधि दी जाती है। कहानी से सीख। बीरबल की यह परीक्षा केवल उनकी बुद्धि की नहीं, उनकी निष्ठा और धैर्य की भी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जवाब न देना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। कहानी 10। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति, कवि और विद्वान सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरबार के बाहर एक फटेहाल बुजुर्ग व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति मांगते हुए देखा गया। सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, उसे आने दो, दरबार का दरवाजा गरीब के लिए बंद नहीं होना चाहिए। वो आदमी कांपते हाथों और धूल भरे चेहरे के साथ आया। उसकी आंखों में आशा, भय और थकान का मिश्रण था। अकबर ने उस गरीब से पूछा,
अब क्या चाहिए तुझे? वह कांपती आवाज में बोला। जहां पनाह, कुछ नहीं बचा। पेट भरने को खाना नहीं, सिर ढकने को छत नहीं। कोई मुझे काम दे दे, बस इतनी गुजारिश है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर हम इसे कुछ सोने चांदी के सिक्के दें तो क्या इसका जीवन बदल जाएगा? बीरबल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नहीं जहांपनाह, इससे शायद एक शाम का खाना और कुछ दिन की रोटी मिल जाए, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। तो क्या इसका भाग्य नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन पैसे से नहीं, सोच से। बीरबल ने सम्राट से अनुमति मांगी। जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस व्यक्ति को अमीर बना सकता हूं, बिना एक भी सिक्का दिए। दरबार में हलचल मच गई। बिना पैसे के अमीरी? ये कैसे संभव है? अकबर ने दिलचस्पी से कहा, स्वीकृति है बीरबल। बीरबल उस गरीब को अपने साथ ले गया। उसने उस व्यक्ति का नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? करमू। करमू दास। बीरबल ने उसे अच्छे कपड़े दिलवाए, बाल कटवाए और नहलवाया। अब वही करमू जो सुबह भिखारी लगता था, अब आत्मविश्वासी नागरिक दिखने लगा। बीरबल ने कहा, अब तुम ये कपड़े पहनकर मेरे साथ बाजार चलो। बीरबल करमू को बाजार में एक जगह खड़ा करता है। उसके हाथ में एक पत्थर से बनी मूर्ति दी जाती है, जिसे बीरबल ने पहले से बनवाया था। बीरबल ने चारों ओर प्रचार करवा दिया, यह मूर्ति उस व्यक्ति के पास है जिसने खुद महाराज अकबर के साथ भोजन किया है। यह शुभ मूर्ति है। लोग भीड़ में जुटने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, ये मूर्ति कितने की है? करमू घबरा गया। बीरबल ने इशारे से कहा, 50 मोहर। पहले तो किसी ने नहीं खरीदी, लेकिन कुछ देर बाद एक व्यापारी आया और बोला, अगर ये सच है तो मैं 50 नहीं, 100 दूंगा। वो मूर्ति बिक गई। करमू को यकीन नहीं हुआ। उसके हाथ में पहली बार 100 मोहरें थीं। अगले दिन बीरबल ने करमू को फिर तैयार किया और उसे शुभ वाणी सुनाने वाला ब्राह्मण बनाकर बिठा दिया। बीरबल ने प्रचार किया, ये वही व्यक्ति है जो रोज सुबह सुबह जिनके कानों में मंत्र सुनाए उनका दिन शुभ होता है। लोग आने लगे, चढ़ावा देने लगे। करमू को रोज 15 से 20 मोहर मिलने लगीं। धीरे धीरे करमू का आत्मविश्वास बढ़ा। वो अब डरता नहीं था, बोलता था, हंसता था और सोचता था। एक सप्ताह बाद बीरबल उसे वापस दरबार में ले गया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या ये गरीब अब अमीर हो गया? बीरबल ने करमू की ओर देखा। करमू ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं पहले सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर बीरबल साहब ने मुझे दिखाया कि मेरे पास मेरी जुबान है, मेहनत है और आत्मसम्मान है। अब मैं खुद कमाकर खा सकता हूं। मेरे पास अब सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत और पहचान भी है। अकबर मुस्कुरा उठे। कुछ दरबारी चुप थे। उन्होंने सोचा, हम तो हमेशा पैसों को अमीरी मानते थे, पर बीरबल ने दिखा दिया कि पैसे के बिना भी कोई अमीर हो सकता है। बीरबल बोला, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अमीर वह होता है जो अपने स्वाभिमान से जीता है, जो खुद में विश्वास रखता है और जो मेहनत की कमाई को गर्व से खाता है। 1 महीने बाद खबर आई, करमू अब शहर का प्रसिद्ध शुभ वाणी वक्ता बन चुका है। उसने कुछ गरीबों को रोजगार देना शुरू किया है। अब वो दूसरों की मदद कर रहा है, जैसे बीरबल ने उसकी की थी। बीरबल मुस्कुराया।
ये है असली अमीरी, जब एक गरीब दूसरे गरीब की मदद करने लायक हो जाए। सीख। असली अमीरी पैसों से नहीं आती। आत्मसम्मान, सोच और आत्मविश्वास से आती है। अगर किसी को पैसे की जगह सोच दे दी जाए तो वो सिर्फ अमीर नहीं, दूसरों को भी अमीर बना सकता है। कहानी 11। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, विवेक और हाजिर जवाबी का केंद्र रहा है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान, दरबारी और मंत्री अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते रहते थे। पर जब बात हो बीरबल की तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। बीरबल की बातों में मिठास तो होती ही थी, साथ ही उनमें ऐसा व्यंग्य और सच्चाई छिपी होती थी कि सबसे बड़े अभिमानी भी सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते थे। एक दिन ऐसा ही एक दरबारी अकड़कर बोला, बीरबल की चतुराई ज्यादा नहीं, बस वो बातों में घुमा देता है। अगर सही बुद्धिमान की पहचान करनी हो तो मुझे आजमा लो। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। शाही दरबार में उस दिन भी विशेष सभा थी। मंत्रीगण, विद्वान, कवि और दूत सभी उपस्थित थे। बादशाह अकबर ने किसी नीति विषय पर विचार करने के लिए दरबार बुलाया था। तभी एक दरबारी, जिसका नाम था महेश दत्त, उठ खड़ा हुआ। जहांपनाह महेश दत्त ने कहा, मुझे एक बात कहनी है। अकबर ने अनुमति दी। मैं कई वर्षों से इस दरबार में हूं, लेकिन हर बार बीरबल को सबसे बुद्धिमान मान लिया जाता है। मैं मानता हूं कि बीरबल चालाक है, पर वह असल में बातें घुमा देता है। ज्ञान का प्रमाण तो तर्क और व्यवहार से होता है, हंसी मजाक से नहीं। बीरबल मुस्कराया पर चुप रहा। अकबर ने आंखें उठाईं और कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि बीरबल की प्रसिद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण है? जी हाँ जहांपनाह। मुझे अवसर दिया जाए तो मैं स्वयं सिद्ध कर दूंगा कि मैं बीरबल से कम नहीं। अब दरबार में सरगोशियां होने लगीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर दरबारी महोदय यह सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं पूरी सहायता करूंगा। अकबर हंस पड़ा। तो ठीक है। एक हफ्ते बाद दरबार में एक परीक्षा होगी और हम देखेंगे कि बीरबल और महेश दत्त में कौन अधिक योग्य है। पूरा दरबार अगले हफ्ते की प्रतीक्षा करने लगा। महेश दत्त आत्मविश्वास से भरा था। वह दिन रात किताबों, शास्त्रों और पहेलियों का अभ्यास कर रहा था। उधर बीरबल शांत था, न कोई तैयारी, न कोई चिंता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम कुछ तैयारी नहीं कर रहे? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह गधा चाहे सोने की जंजीर भी पहन ले, गधा ही रहता है। मुझे बस एक आईना पकड़ाना है और वो खुद को देख लेगा। अकबर को यह बात समझ नहीं आई, पर उन्होंने मुस्कराकर सिर हिला दिया। दरबार फिर सजा। बड़ी संख्या में दरबारी, आमजन और अन्य राज्यों के दूत भी आए। आज बीरबल और महेश दत्त के बीच मुकाबला होना था। अकबर ने कहा, आज हम एक नई परीक्षा लेंगे। कोई शास्त्र नहीं, कोई पहेली नहीं। बस एक कार्य है, सामने खड़े 5 व्यक्तियों में से एक गधा है। पर वह इंसानों की तरह बोलता है, चलता है और पहनावा भी वैसा ही है। दरबार में हंसी गूंज उठी। जिसे पहचानना है, बिना छुए, बिना कुछ पूछे, सिर्फ देखकर बताओ कि असली गधा कौन है। महेश दत्त चौंका। मगर जहांपनाह, ये तो मजाक है। बीरबल मुस्कराया, नहीं महाशय, यही असली परीक्षा है। एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो चेहरे की भाषा, शरीर की मुद्रा और मौन में छिपे शब्दों को पहचान सके। 5 लोग सामने लाए गए। सबका वेशभूषा एक समान था। महेश दत्त ने 5 को ध्यान से देखा।
वह कभी एक को देखता, कभी दूसरे को, पर सब चुप, स्थिर और शांत। महेश दत्त घबरा गया। वह न बोल पा रहा था, न निर्णय ले पा रहा था। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और पांचों के पास गया। उसने हर व्यक्ति को एक नजर देखा, फिर एक के पास जाकर बोला, भैया, आप कल मेरे बगीचे में गाजर खोद रहे थे ना? सुनते ही वह व्यक्ति सकपका गया और बोला, नहीं, वो मैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, गधे को गाजर की बात सुनकर भी जवाब नहीं देना चाहिए था, पर जवाब दे दिया। यही असली गधा है, बिना छुए खुद को साबित कर दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, ये तो अद्भुत था। तुमने बिना छुए ही उसे गधा साबित कर दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली गधा वो नहीं जो सचमुच गधा है। असली गधा वो है जो गधे की तरह सोचता है, बिना सोच समझ के बोलता है और झूठ को छिपा नहीं सकता। अब अकबर ने महेश दत्त से कहा, तुम क्या सोचते हो? महेश दत्त चुप रहा। उसके चेहरे पर शर्म और अपमान का मिलाजुला भाव था। बीरबल ने फिर कहा, जहां पनाह, दरबार में बैठना आसान है, पर मौन में बुद्धि ढूंढना कठिन। कोई कोई गधा दिखता नहीं, पर उसकी सोच ही उसे साबित कर देती है। महेश दत्त ने सिर झुका लिया। अकबर ने महेश दत्त को देखा और कहा, आज तुमने खुद को गधा नहीं, बल्कि उससे भी बदतर साबित किया, जो अपनी औकात नहीं जानता। बीरबल ने न तो तुम्हें छुआ, न ही गाली दी, पर तुम्हें आईना दिखा दिया। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर झुकाया। उस दिन से बीरबल की समझ, व्यंग्य और मौन की ताकत को पूरा दरबार मान गया। महेश दत्त ने माफी मांगी और अपने पद से हट गया। और बीरबल, वो तो फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कराता रहा, क्योंकि वह जानता था, बुद्धि तलवार से नहीं, शब्दों से चमकती है। कहानी 12। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सज चुका था। रत्नों जैसे चमकते अमीर दरबारी, मंत्रीगण, सेनापति और कविगण हाजिर थे। आज एक विशेष दिन था। दरबार में राजकीय सेवा पुरस्कार दिए जाने थे। ये पुरस्कार उन दरबारियों को दिए जाने थे जिन्होंने राजा के लिए सबसे ज्यादा निष्ठा और सेवा दिखाई हो। बीरबल ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराता हुआ बैठा था, जैसे हर खेल की गहराई पहले से जानता हो। अकबर ने कहा, हम आज दरबार के उन सदस्यों को सम्मानित करना चाहते हैं जो सच्चे मन से हमारी सेवा करते हैं। सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कोई अपना सिर झुका रहा था जैसे विनम्र हो, कोई अकड़कर खड़ा हो रहा था जैसे कह रहा हो, मैं सबसे योग्य हूं। बीरबल ने देखा, हर कोई कुछ पाने के लिए तैयार बैठा था, पर कोई भी सेवा की बात नहीं कर रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी नजर में कौन इस पुरस्कार का हकदार है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, क्या मैं एक छोटा सा खेल खेलने की अनुमति पा सकता हूं? अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारे खेल ही तो हमें असली सच दिखाते हैं। आगे बढ़ो। बीरबल खड़ा हुआ और पूरे दरबार की तरफ देखकर बोला, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर सम्राट अकबर एक दिन के लिए राजा ना रहें और कोई और गद्दी पर बैठे, तो आप में से कौन है जो उस नए राजा की सेवा नहीं करेगा? पूरा दरबार सन्न। मूर्तियों जैसे सब दरबारी चुप। कुछ ने गर्दन झुका ली, कुछ ने इधर उधर देखना शुरू किया। बीरबल ने फिर कहा, अगर आज ही सम्राट अपना सिंहासन छोड़कर किसी अन्य को गद्दी सौंप दें, तो क्या आप सभी उसी निष्ठा से उस नए राजा की सेवा करेंगे? अब कुछ दरबारियों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ। बीरबल ने पूछा,
तो आप राजा के नहीं गद्दी के सेवक हैं? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी शर्मिंदा हुए, कुछ गुस्से में थे। एक दरबारी बोला, बीरबल, हम तो राज्य के लिए समर्पित हैं। बीरबल मुस्कराया, राज्य और गद्दी में फर्क होता है। जो सम्राट के व्यक्ति होने के नाते उनकी सेवा करे वो सच्चा सेवक है, लेकिन जो केवल सत्ता के पीछे हो वह तो अवसरवादी है। अब दरबारियों की आंखें नीचे झुक गईं। उनका मुखौटा उतर चुका था। बीरबल का एक सवाल और सबकी असलियत सामने। अकबर की आंखों में चमक थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने आज मुझे सिखाया कि सच्ची निष्ठा किसे कहते हैं। सत्ता की चकाचौंध में हम भूल जाते हैं कि असली रत्न कौन हैं। उन्होंने सिंहासन से उतरते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं, आज का पुरस्कार बीरबल को नहीं बल्कि उस विचार को जाता है जिसने मुझे सत्य दिखाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, न तो मैं पुरस्कार का पात्र हूं न ही कोई और। अगर सेवा सच्ची हो तो उसे पुरस्कार की जरूरत नहीं, और अगर स्वार्थ से हो तो उसे पुरस्कार मिलना ही नहीं चाहिए। उस दिन के बाद अकबर ने एक नया नियम लागू किया। सेवा अब पद से नहीं कार्य से आकी जाएगी। हर दरबारी से पहले सेवा का मूल्यांकन किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, दरबारियों ने खुद को आईने में देखना शुरू किया। सीख, सच्ची निष्ठा व्यक्ति से होती है, पद से नहीं। अवसर की सेवा चाटुकारिता कहलाती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी का साथ देता है तो वही सच्चा सेवक कहलाता है।